एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर को। दिस इज अ 7th यूनिट, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। देन उसके बाद हम अपनी 8th करेंगे, देन 9th। वन बाय वन हम सभी को कंप्लीट कर रहे हैं। आप देखते आ रहे होंगे, आपको फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट हुए थे, अब हम अपनी 7th यूनिट पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो ध्यान से समझना। और बहुत ही ये मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी जो आने वाला जो चैप्टर है ना, कॉस्ट वाला चैप्टर, उसका बेस है यूनिट नंबर 9 का ये बेस रहने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन और कॉस्ट का एक दूसरे से अपोजिट रिलेशनशिप होता है। ठीक है। सो आज पहले प्रोडक्शन समझेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि हाँ जी कॉस्ट की जितनी टाइप होती है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है। और फिर उसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज अ लॉन्ग टर्म, आपका कॉस्ट को किस तरीके से एनालिसिस कर। चलो तो फिर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हाँ जी कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। देखो, आप कोई भी चीज़ मार्केट में देखते हैं, वो ऐसे तो है नहीं कि सीधा एज इट इज़ बनी होगी, मतलब सीधा एज इट इज़ आपके पास सामने आई होगी। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, मेरे को क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है। ठीक है, मुझे एक टेबल बनानी है। इस टेबल को बनाने में क्या ये सीधी टेबल क्या है मार्केट में आ गई है, इसकी कोई प्रोसेस नहीं होगी। क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रोडक्शन मीन्स कि आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस प्रोड्यूस में एक क्या हो रही है, प्रोसेस का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला कि मेरे को टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे वुड चाहिए, मुझे लकड़ी चाहिए। ठीक है, टेबल लकड़ी के साथ साथ मुझे और क्या चाहिए? मुझे अदर इक्विपमेंट चाहिए, जैसे कि मुझे हथौड़ा चाहिए, मुझे कील चाहिए, मुझे एक ऐसी ढांचा चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए जिसके अंदर मैं ये देख सकूं कि हाँ मेरी टेबल की ऊंचाई लंबाई कितनी होने वाली है। दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ मेरे पास क्या होना चाहिए? इक्विपमेंट होने चाहिए। कहते हैं हाँ जी होने चाहिए। मेरे को ये भी होना चाहिए कि भाई उन इक्विपमेंट को चलाएगा कौन। दैट मीन्स मेरे को क्या चाहिए? मेरे को लेबर चाहिए, है ना, मैन पावर चाहिए। और वो क्या करने वाला है, इन सभी ये वुड को ये पर्सन क्या करेगा, इन इक्विपमेंट्स का यूज करके इस रॉ मटेरियल्स के थ्रू वो क्या कन्वर्ट कर देगा? टेबल में कन्वर्ट कर देगा, नहीं कर देगा? तो टेबल यहाँ पर क्या है मेरे पास, यहाँ पर ये आउटपुट आई। आउटपुट दैट मीन्स फाइनल आपका प्रोडक्ट निकल कर आया, नहीं आया? तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में अगर डिफाइन करूं, प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी इनपुट्स होते हैं, इन इनपुट्स को ऊपर हम काम करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेस को करने के बाद हम उसको एक ऐसी शेप देते हैं जिसके थ्रू वो फाइनली आप उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया? प्रोडक्शन क्या है? जहां पर हम क्या कर रहे हैं, चीजों को कन्वर्ट कर रहे हैं इनपुट से आउटपुट के अंदर। वो आउटपुट आप क्या करने वाले हैं, फाइनली जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी वांट्स को वो सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? समझ में आया? इस चैप्टर में एक कंप्लीट डिस्कशन होगा बच्चे, ध्यान से सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये उठता है कि मैम एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। अब मैंने ये तो बता दिया भाई, एग्जाम के अंदर एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो जिस तरीके से मैंने आपको पीडीएफ डिजाइन करके दे रखे है वो इसीलिए क्योंकि पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि मैम किस तरीके से हम अपने चीजों को अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को राइट डाउन करें, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये पीडीएफ है। ओके, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है कि हाँ जी आपके पास जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, और प्रोडक्शन के बाद उसके बाद डेफिनेशन लिखनी है कि प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग, कन्वर्ट करते हैं। मीन्स कि अब पहले देखो लकड़ी थी, पूरा लकड़ी, जैसे मान लीजिए पेड़ था पूरा, इस पेड़ से हमने क्या बना दिया, टेबल बना दिया। क्या हमने इसकी शेप को ट्रांसफर कर दिया, नहीं कर दिया? डेफिनेटली कर दिया। मैंने बोला ट्रांसफर द रॉ मटेरियल और द इनपुट किस में कन्वर्ट किया है, इनटू फिनिश गुड्स में। मैंने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। जो प्रोड्यूसर है, you would always be interested to know how much labor and capital are required to produce a given quantity of a commodity। ये कहना चाहता है कि देखो, ध्यान से सुनना। अब देखो मैंने कहा कि मेरे को टेबल बनानी है और यहाँ पर 100 टेबल का मेरे पास ऑर्डर आया है। कहते ओके, दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ जी मेरे को कितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ जी पता है। मुझे ये भी पता होगा कि हाँ मेरे पास कितनी मुझे लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। कहते बिल्कुल हाँ जी। आपको ये भी पता होगा कि हाँ जी कितने इक्विपमेंट मेरे को यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो मीन्स की जो प्रोड्यूसर है
उसके माइंड में क्या रहने वाला है, ये क्वेश्चन अराइज होगा कि मैं कितनी क्वांटिटी में मेरे रॉ मटेरियल को अरेंज करूं, कितनी क्वांटिटी में मैं लेबर को अरेंज करूं, जिससे कि ये जो रॉ मटेरियल है, दैट मीन्स ये जो वुड है, लकड़ी है, वो टेबल में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आया? समझ में आया? तो पढ़ो अब इसको। एज अ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर होने के नाते यू वुड ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ मच लेबर एंड कैपिटल। अब यहाँ पे मैंने 2 ही नाम क्यों लिखे, मैं इसका रीजन अभी 3 से 4 मिनट में बताऊंगी, अभी होल्ड करना, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे 10 यूनिट ऑफ द कैपिटल चाहिए और 5 यूनिट मुझे लेबर चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे 100 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है। मैंने कहा मैंने 100 टेबल प्रोड्यूस करनी है और उसके लिए मुझे 10 यूनिट कैपिटल चाहिए और 5 यूनिट मतलब कि 5 लेबर चाहिए और 10 कैपिटल चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन नजर आ रही है? फिजिकली इनपुट्स के साथ हमारा फिजिकली आउटपुट के साथ रिलेशन है प्रोडक्शन। क्योंकि जो चीजें आ रही है वो मेरे इनपुट का मतलब क्या होता है कि आप, जैसे मैं कहूँ, जैसे आप कंप्यूटर में लिखते हैं 2 + 2 = 4 होता है। आपने पहले 2 + 2 लिखा, दैट मीन्स आपने उसको इनपुट दिया कंप्यूटर को, फिर वो प्रोसेसिंग करेगा, देन उसके बाद आपको आंसर देगा 4। तो ये तो हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। तो सेम इस तरीके से यहाँ पर भी है बच्चे कि आप मशीन में वुड डालेंगे, ठीक है, लकड़ी डालेंगे, देन उसके बाद वो टेबल की शेप लेगी। मान लीजिए आपकी ऑटोमेटिकली मशीन है, वो अपने आप ही स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देगी। तो आपने पहले रॉ मटेरियल को डाला, एक फिजिकली इनपुट है, ठीक है, एंड फिजिकली आउटपुट है, ठीक है। इनपुट कौन कौन से हुए? जो कि रॉ मटेरियल मैंने यूज किया, लेबर मैंने यूज की, कैपिटल मैंने यूज की, और आउटपुट का मतलब क्या है? जो 100 यूनिट्स बनकर तैयार हुई है, ठीक है। इसे हम कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि आप चीजों के बीच में क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके जो इनपुट्स हैं और जो आपका आउटपुट है, कितनी इनपुट लगा के मेरे को कितना आउटपुट निकल रहा है, ये हम इसमें पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मैं कितनी मेरे इनपुट्स को लगाऊं, कितनी मेरे इनपुट्स को लगाऊं जिससे मेरी आउटपुट आ जाए। समझ में आया? ये कोई इकोनॉमिक का कंसेप्ट नहीं है, ये एक आपका टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि कितना मुझे इनपुट यूज करना पड़ रहा है, क्या इनपुट को यूज करके आउटपुट मेरा ज्यादा निकल रहा है या बराबर निकल रहा है या कम निकल रहा है, उसके हिसाब से हम क्या करने वाले हैं? अपने प्रॉफिट को मेजरमेंट करने वाले हैं। समझ में आ गया इतना? पक्का? चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि भाई किन किन फैक्टर्स का, फैक्टर दैट मीन्स किन किन आप इनपुट्स का यूज करके क्या करने वाले हैं? प्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक है, तभी आप आउटपुट कर पाएंगे। तो इनपुट आप कौन कौन से यूज करेंगे? जैसे मैं कहूँ कि आपको शादी का ऑर्डर आया है, ठीक है, शादी का ऑर्डर इन द सेंस कि आप जैसे मान लीजिए आप हलवाई है, ठीक है, आप स्वीट्स बनाते हैं, आप खाना बिल्कुल पार्टीज के लिए, शादियों के लिए अपना यहाँ पर तैयार करके देते हैं। तो आपके पास जब ऑर्डर आया, ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई आप सामान अरेंज करके ला कर देंगे। बाद में देखो पार्टी आपको पेमेंट करेगी, वो तो अलग बात है, बट आपके पास भी तो अपने पास इक्विपमेंट होने चाहिए ना। आपके पास कढ़ाई है, चूल्हा है, जो भी चीज होती है उनकी, ठीक है, उनको अरेंज करने के लिए, उनको अपने पास होने के लिए आपको सबसे पहले पैसा चाहिए। कहते बिल्कुल चाहिए, ठीक है। आपके पास स्किल होनी चाहिए जिससे कि आप अपने उन स्किल को यूज करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फैक्टर्स यही 4 आपके लिए बताए गए हैं कि सबसे पहले बोलते हैं कि आपके पास क्या होनी चाहिए? भाई लैंड होनी चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स जहां पर आप मिठाई को तैयार करने वाले हैं, ठीक है जी। आपके पास मिठाई को तैयार करने, जैसे हलवाई की दुकान में क्या होता है, सामने हलवाई की दुकान होती है, पीछे उसका क्या होता है? पूरा बड़ा गोदाम होता है, पूरा बड़ा शोरूम सा होता है, ठीक है, शोरूम नहीं कहेंगे, गोदाम, गोडाउन भी कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद लेबर होती है। लेबर का मतलब क्या है? जो मैन पावर जो उसको हेल्प करने वाली है उस पर्टिकुलर मिठाई को, स्वीट्स को बनाने में। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की बनाएंगे तो उनकी मैनेजमेंट करने में उस पर क्या चाहिए? लेबर चाहिए। देन उसके बाद आ जाता है कैपिटल। कैपिटल दैट मीन्स पूंजी जो उसके ऊपर लगा रहा है। एंटरप्रेन्योर दैट मीन्स जो कि आपके पास स्किल है, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसको यूज करके क्या करने जा रहा है? वो प्रॉफिट जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, आपको कुछ फैक्टर आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ फैक्टर ऐसे हैं, जैसे कि मैं बात की जाए लैंड, और आपके पास जो कैपिटल है, ये आपको कैसे नजर आ रही है? आपको फिक्स नेचर की नजर आ रही है, फिक्स एसेट है या नहीं है? जैसे मैं कहूँ कि अगर आपको एकदम से, मैंने अभी बोला कि आपको मिठाई की दुकान पे ना, अभी आप दिवाली है, जस्ट एग्जांपल जा चुकी है इवन, बट फिर भी हम आपको एक दिवाली का एग्जांपल लेंगे, अभी अभी गई है ना। सो आपने क्या किया है? अपनी शॉप पर आपने 100 केजी स्वीट्स को, रसगुल्ला, ठीक है, गुलाब जामुन, काजू कतली, ठीक है, ये बना रखी थी। बट एकदम से सामने वाली बाहर से पार्टी का ऑर्डर आया
कि हाँ जी हमें क्या चाहिए, हमें 100 kg और मिठाई चाहिए, 100 kg और मिठाई चाहिए। अब इसके पास तो केवल स्टोर करने के लिए मतलब कितना ही स्पेस है जिससे कि वो 100 kg ही स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इस और मिठाई को अरेंज करने के लिए उसे और जगह लेनी पड़ेगी, और जगह एकदम से अरेंज नहीं होती भाई, सबको पता है एकदम से कोई आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं क्या? आपको मैं ये कहूँ कि आपको बिल्डिंग खरीदनी है 2 दिन के अंदर, क्या आप खरीद पाएंगे? बहुत मुश्किल वाली बात है। तो जितने भी आपके पास फिक्स एसेट्स है ना, जिनको अरेंज करने में टाइम लगता है, उनके वो फैक्टर्स भी हैं, और एक आपके पास है मैन पावर, जिसको हम कह सकते हैं ह्यूमन पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैन पावर भी बोल सकते हैं। ये ऐसे फैक्टर है जो कि कैसे नेचर के हैं, जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है आप इनको इंक्रीज कर देते हैं, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं। गॉट इट? ये नीचे एक्सप्लेनेशन दिया, आप इसको रीड कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शंस कैसे निकालेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर याद रखना, फंक्शन दैट मीन्स आप क्या बता रहे हैं, रिलेशनशिप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? रिलेशनशिप बता रहे हैं। किस किस के बीच में है? बिटवीन देयर इज अ, आप बता रहे हैं कि भाई जो मेरा इनपुट है और मैं क्या आउटपुट जनरेट करने जा रहा हूं, उसके बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। अब इनपुट में आपको याद रखना है, प्रोडक्शन फंक्शन में हम केवल 2 ही फैक्टर को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज दैट इज अ लेबर एंड सेकेंड इज दैट इज अ कैपिटल, ठीक है। समझ पा रहे हैं? प्रोडक्शन फंक्शन में हम केवल केवल 2 ही फैक्टर का यूज करेंगे, दैट मीन्स 2 ही इनपुट्स का यूज करेंगे। फर्स्ट इज अ लेबर एंड सेकंड इज अ कैपिटल, ठीक है। अच्छा, लेबर को हम एल से डिनोट करते हैं और कैपिटल को हम के से डिनोट करते हैं, क्या ये याद रह जाएगा? ठीक है। आउटपुट को हम क्या से करते हैं। अब मैंने बोला इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन है, वो आपको प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि भाई कितना मैंने इनपुट यूज किया, क्या उतना ही मेरा आउटपुट जनरेट हो रहा है। कहते हैं अच्छा, तो दैट मीन्स क्या है, आउटपुट है, एफ क्या है, फंक्शन है, किस किस के बीच में, लेबर एंड कैपिटल। इसकी लेबर और कैपिटल का रिलेशन किसके साथ दिखा रहे हैं, आउटपुट के साथ दिखा रहे हैं। समझ में आ गया? तो प्रोडक्शन फंक्शन आया समझ में कि 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप, और इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि मैंने फैक्ट्री में मैंने 10 वर्कर को यूज किया, मैंने फैक्ट्री में 10 वर्कर को यूज किया, दैट मीन्स मैंने लेबर को यूज किया, कहते हैं हाँ जी, और मैंने 5 मशीन को यूज किया। मशीन क्या है, आपकी फिक्स एसेट्स है, दैट मीन्स आपके पास जो कैपिटल आपने यूज की हुई है इसके ऊपर, ठीक है। कहते हैं अच्छा, टू प्रोड्यूस द 100 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पे आउटपुट कितना है, 100 है, और मैंने किस किस के बीच में रिलेशन बताया, के एल और के, दैट मीन्स लेबर और कैपिटल। लेबर कितनी यूज की, मैंने कहा मैंने 10 यूज की, और कैपिटल कितनी यूज की, मैंने कहा 5 यूज की। मैंने इस रेशियो का यूज करके मैंने 100 यूनिट को प्रोड्यूस किया। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? गॉट इट? अच्छा, दिस मीन्स आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ मच द लेबर एंड द कैपिटल आर यूज। क्योंकि जिस तरीके से अगर मुझे लेबर और बढ़ाने, मुझे 150 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है मुझे लेबर भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। और डिपेंड करता है कैपिटल कि भाई मीन्स की मशीन हो गया, टूल हो गया, जितने भी आपके पास जो फिक्स एसेट्स हैं उनको आप इंक्रीज तब कर पाएंगे, डिपेंड करता है कि आपने ऑर्डर कैसा किया है। आपने शॉर्ट टर्म पीरियड है, मीन्स कि आपने थोड़ा बहुत कम टाइम है, मैंने आज ऑर्डर दिया कल मुझे चाहिए, या फिर ऐसा है कि हाँ मैंने आज ऑर्डर दिया 1 महीने के बाद चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं इस चीज को अरेंज कर पाई दैट मीन्स वो लॉन्ग टर्म है, अगर मैं नहीं अरेंज कर पाई दैट मीन्स वो शॉर्ट टर्म है। इसको आगे पढ़ेंगे, इसके 2 टाइप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन है, ओके, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। तो यहाँ पर देखो, अब सबसे पहले हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ द फिक्स फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो फैक्टर जो कि आपके प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होते। मैम ऐसा क्यों है? अब हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। अब मैंने बोला आपको कि मेरे को क्या करना है, 100 यूनिट्स का प्रोड्यूस करना है, जिसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, 10 तो मेरे पास लेबर यूज हो रही है, मैन पावर यूज हो रही है, और उसको ऑपरेट, वो पर्सन क्या, ये सारी मैन पावर क्या कर रही है, 5 मशीनों को वो ऑपरेट कर रही है, ठीक है। अब मेरा रेशो कितना है, 10:5 का है, किस लिए, 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। क्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एल रेशियो के है। क्या इतना समझ में आया? कहते हैं अच्छा, अब जैसे ही मैं कहूं कि भाई मेरे को तो 150 यूनिट्स चाहिए कल तक, दैट मीन्स आपके पास जस्ट ओनली 10 से 12 घंटे हैं। कहते अच्छा, अब यहाँ पर देखो, क्या आप एकदम से आप मशीन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो? मशीन के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अमाउंट की यूज होगी, इवन आप एकदम से इसको अरेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन केस मैं कहूँ कि आप बैठे पंजाब के अंदर और आपने मंगवाई मुंबई से ये मशीन, आपकी जितनी भी 5 हैं,
अब एकदम से तो मशीन नहीं मंगवा सकते। मीन्स कि इसमें जब हम प्रोडक्शन करते हैं, इसमें कुछ फैक्टर तो कैसे होते हैं, कुछ फैक्टर आपके पास क्या होते हैं, आपके पास फिक्स्ड नेचर के होते हैं और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपके पास वेरिएबल नेचर के होते हैं। वेरिएबल मतलब क्या, मतलब कि जो चेंज हो सकते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ अब यहाँ पर मैंने कहा 150 यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है, तो मैं यहाँ लेबर को क्या मैं इंक्रीज कर सकती हूँ? क्या मैं लेबर पहले मेरी 10 यूज हो रही थी, क्या अब मैं 12 यूज कर सकती हूँ, 13 यूज कर सकती हूँ, 14 यूज कर सकती हूँ, जैसे भी मुझे रिक्वायरमेंट हो? कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ? जल्दी से बताओ। हाँ जी। पर क्या मैं मशीनरी को एकदम से अरेंज कर सकती हूँ 10 से 8 घंटे के अंदर? तो नहीं पॉसिबल है। दैट मीन्स वो फैक्टर जिसको आप चेंज नहीं कर सकते उसे हम फिक्स फैक्टर कहते हैं। ऐसे फैक्टर जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसे वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। दैट मीन्स जिसको हम वेरिएबल इन द सेंस जिसको हम वेरी कर रहे हैं। मीन्स की प्रोडक्शन मैंने इंक्रीज किया तो मेरा जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं, वेरिएबल इनपुट्स हैं, वो मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। मैंने प्रोडक्शन कम कर दिया तो ये भी कम हो जाएंगे। तो वेरी दैट मीन्स जो प्रोडक्शन वेरी करना, मीन्स की प्रोडक्शन के साथ बढ़ना और प्रोडक्शन के साथ कम होना। क्लियर, समझ में आ रहा है? पक्का। इसका मैं एक और एग्जाम्पल दूं, मैं मेरे से एग्जाम्पल लेती हूँ, आई थिंक आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे, कर पाएंगे, सॉरी। मैंने बोला मैंने एक रूम रेंट पे लिया, मैंने मेरा रूम रेंट पे लिया, किस लिए? फॉर देयर इज अ ट्यूशन सेंटर के लिए। एक सेकेंड, यहाँ नहीं, यहाँ, क्योंकि मुझे आगे प्रोसीड करना है। मैंने मेरा रूम रेंट पे लिया और रूम लिया है मैंने फॉर द ट्यूशन सेंटर के लिए। अब मैंने कहा फर्स्ट टाइम मैंने जब स्टार्टिंग में किया था केवल 10 बच्चे आए थे, ठीक है। उनको मैनेज करने के लिए मैंने केवल मेरे 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया था। कहते ओके, समझ में आया? अब फिर मैंने क्या किया, मेरे पास 100 बच्चे हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरी टीम को मैंने और बढ़ा दिया, मैंने यहाँ पर 10 पर्सन को मैंने अपॉइंट किया। समझ पा रहे? अब यहाँ पर देखो जैसे जैसे बच्चे मेरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्या मेरी जो लेबर फोर्स है, ठीक है, क्या वो भी इंक्रीज हो रही है? कहते डेफिनेटली हो रही है। अब अगर मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, मुझे ये पता है कि भाई नेक्स्ट सेशन के अंदर मेरे पास पहले ही इंफॉर्मेशन आ गई है कि मैम हमारा आप हम जो है आपसे बढ़ेंगे, तो मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे को 3 महीने पहले मुझे ये पता चल गया कि हाँ जी मेरे पास बच्चे और आएंगे, क्या मैं एक और रूम रेंट पर लेने के लिए मैं अरेंज कर सकती हूँ इजिली, क्योंकि मेरे पास क्या है बच्चे, सफिशिएंट टाइम है ना, तो मैं इसको अरेंज कर पाऊंगी। अगर मेरे को ये लगा कि हाँ एकदम से एग्जाम के टाइम पे मेरे पास एकदम से ज्यादा आ गए, क्या मेरे लिए दिक्कत होगी या इसको अरेंज करने की? क्या पता भाई ना भी अरेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो रूम मैंने रेंट पे लिया है ये हो गए बच्चे मेरे पास फिक्स फैक्टर, और जो मेरे पास लेबर है, जो मेरी टीम है, जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, वो मेरे पास हो गए वेरिएबल फैक्टर। जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरी टीम मेंबर बढ़ेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए भी चाहिए, नोट्स जो प्रोवाइड करते हैं उनको लिए भी चाहिए, जो आपको पढ़ाते हैं उनके लिए भी चाहिए, जो नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करते हैं उनके भी लिए चाहिए नहीं चाहिए? तो यहाँ पर समझ में आने वाली बात यह है कि आपके पास 2 ही तरीके के फैक्टर होते हैं जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं। एक तो होता है बच्चे आपके फिक्स्ड, जो कि आपके प्रोडक्शन के साथ क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते, प्रोडक्शन के साथ नो चेंज। और वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि आपके प्रोडक्शन के साथ साथ क्या हो जाते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। इसके अंदर एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, ठीक है, अगर आपको यूज है तो उसको कर लो भाई, यूज बिजली का बिल आ जाएगा। अगर आपका यूज नहीं है तो उसको आप ऑफ कर देते हो, क्या फिर भी तो नहीं बिजली का बिल आता है? कहते नहीं भाई, समझ पा रहे नहीं पा रहे? तो देखो पढ़ो, फिक्स फैक्टर दैट मीन्स is a input whose quantity कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। वो क्वांटिटी है, वो आइटम्स है जिसके अंदर चेंज हम क्या नहीं कर सकते, शॉर्ट रन के अंदर नहीं कर सकते। क्यों भाई? आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम ही नहीं है। आपको एकदम से कह रहे हैं कि भाई मेरे को इतनी और प्रोडक्शन चाहिए और उसके लिए और ज्यादा मशीनरी चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर रिमेन द कांस्टेंट, जो फिक्स फैक्टर होते हैं यहाँ पर शॉर्ट रन के अंदर कांस्टेंट ही होते हैं। इफ द आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे आउटपुट आपका इंक्रीज हो जाए चाहे आउटपुट आपका डिक्रीज हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं ले लीजिए, अरे कहाँ गया, हाँ, अब यहाँ पर रेंट देना मेरे लिए, रेंट देना क्या मेरे लिए कॉस्ट है, ठीक है। अब चाहे बच्चे 10 आए, चाहे बच्चा 1 आए, चाहे 100 बच्चे आए, जो मेरे पास जो रेंट है 50,000 जो मैं रेंट दे रही हूँ, ठीक है, वो रेंट चाहे 1 आए, 10 आए, 100 आए, क्या ये रेंट कम ज्यादा ऐसा कुछ होगा?
प्लीज इसका आंसर दीजिए। नहीं होगा ना, रेंट तो देना पड़ेगा। फिर आप सबको मान लीजिए, मैंने आप लोगों से आप सबके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, मैंने उनको रेंट पे ले रखा है, और मैंने कहा कि बच्चे अब की बार तो ना बच्चे नहीं आए ट्यूशन पे, प्लीज आप उसको ना रेंट को ना ही लो तो ठीक है। क्या आप छोड़ दोगे? जल्दी बताओ। नहीं छोड़ने वाले भाई, तुम कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं मैडम छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब ये कहेंगे कि हमें क्या मतलब भाई, आपके पास ट्यूशन के बच्चे आए या ना आए, समझ पा रहे हैं? आपको तो रेंट देना ही देना पड़ेगा। कहते चाहे प्रोडक्शन बढ़े या कम हो, आपके जितने भी फिक्स फैक्टर्स हैं वो क्या नहीं होने वाले, चेंज नहीं होने वाले। ठीक है, समझ पा रहे हैं? फिक्स फैक्टर्स आर यूजुअली द लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है, जितनी भी आपके पास फिक्स एसेट्स के बारे में बात की जाए। ठीक है, जैसे फैक्ट्री, लैंड, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये सारे होते हैं। वेरिएबल फैक्टर का मतलब वो फैक्टर होते हैं हुज क्वांटिटी कैन बी चेंज इजीली, आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो उन फैक्टर्स को। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल इसमें लेबर का। अब देखो जैसे जैसे फेस्टिवल आया था, जैसे आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जैसे करवा चौथ आया था, ठीक है, वहां पर जो कपड़े की शॉप पर नॉर्मली पहले 3 से 4 मेंबर्स होते थे संभालने के लिए। करवा चौथ के आने से 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले वहां पर 10 से 12 एम्प्लॉय हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है भाई कस्टमर्स आएंगे, उनको हैंडल करेंगे किस तरीके से होगा भाई, है ना? तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो आपकी प्रोडक्शन के हिसाब से। गॉट इट? अच्छा, इट वेरी विद द लेवल ऑफ द आउटपुट, ये आउटपुट के लेवल के साथ इंक्रीज डिक्रीज होती है। इट इफ द फर्म वांट टू प्रोड्यूस मोर, अगर फर्म चाहती है कि उसको ज्यादा प्रोड्यूस करनी है तो वो अपने इनपुट्स को बढ़ा सकता है, जैसे कि लेबर को बढ़ा दिया। अब मुझे ज्यादा मिठाई बनानी होगी तो सिंपल सी बात है भाई, रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना, जो भी है होता है उनका, जैसे आई थिंक मैदा, गैस, ठीक है, ये जैसे भी चाहिए, फ्यूल पावर्स भी चाहिए होंगे, ठीक है, आपकी पैकेजिंग के जो भी मटेरियल्स हैं वो भी सारे चाहिए। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं फिक्स फैक्टर कभी भी चेंज नहीं होते, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं, चाहे आउटपुट आपका बढ़े या कम हो, ये वेरी नहीं करते, दैट मीन्स ये चेंज नहीं करते। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे पास दो तरीके के फैक्टर होते हैं, एक तो वेरिएबल फैक्टर होते हैं और एक आपके पास फिक्स फैक्टर भी होते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ जो शॉर्ट रन है वो आपके शॉर्ट रन के अंदर फिक्स फैक्टर आते हैं। अच्छा, वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जो चेंज हो जाता है हमारे प्रोडक्शन के लेवल के साथ साथ, दैट मीन्स ये क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो सफिशिएंट टाइम नहीं होता, तो इस वजह से दो तरीके से बाइफरगेट किए हुए दो फैक्टर हैं। बट लॉन्ग टर्म के अंदर तो हमारे पास क्या होता है, सफिशिएंट में टाइम होता है, हम चीजों को अरेंज कर सकते हैं। अब मुझे 3 महीने पहले पता चल जाए कि हाँ मेरे पास बच्चे आने वाले हैं, तो क्या मैं उस चीज के लिए रूम रेंट पर लूंगी या नहीं लूंगी? अब इसका मैंने आपको करवा चौथ का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि अब मार्केट्स में, ठीक है, अब मार्केट में उनके लिए स्टोरेज करने के लिए क्या किया था लोगों ने, माल को स्टोर करने के लिए उन्होंने स्पेशल गोडाउन ले लिया था। ठीक है, मैंने मटके का एग्जाम्पल मैंने स्पेशली मैंने ऑब्जर्व किया था पर्सनली, अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैंने हमारे यहाँ पर देखा था कि जो मटके की जो शॉप होती है ना, जहाँ पे ये दिए कुल्हड़ मिलती है दिए, ठीक है, उनकी जस्ट एक ही दुकान थी। देखा कि यहाँ आपकी बार दिवाली आ चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, 1 महीने पहले ही 2 दुकानें क्या कर रखी थी, रेंट पे ले रखी थी। तो उन्होंने 2 महीने पहले मीन्स कि उनके पास एक सफिशिएंट टाइम था उन चीजों को अरेंज करने का। ठीक है, तो बिकॉज द लॉन्ग टर्म रन ऑल द फैक्टर्स आर द वेरिएबल, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टाइम होते हैं चीजों को अरेंज करने के लिए। शॉर्ट टर्म में आपके पास टाइम नहीं होता, इस वजह से इन्होंने क्या किया, आपके पास 2 फैक्टर्स इंक्लूड किए हुए हैं। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? तो क्या आपको ये दोनों फैक्टर आ गए समझ में? अब यहाँ पर देखो शॉर्ट इन शॉर्ट में लिखा हुआ है कि सम फैक्टर्स आर द फिक्स्ड एंड सम फैक्टर आर द वेरिएबल, कब, शॉर्ट रन में। ठीक है, और जो फिक्स होगा ना उसके ऊपर ना हमेशा ये जो मीन बार का निशान होगा। अब मैंने बोला शॉर्ट रन के अंदर कैपिटल कांस्टेंट होती है, तो के बाहर होगा और एल सिमिलरली लिखा होगा, इसको बाहर लगा लीजिए, ठीक है। और लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल होंगे, तो यहाँ पर किसी के ऊपर भी बाहर नहीं लगेगा, सिंपली एज इट इज एल एंड के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या इतना समझ में आया जितना भी मैंने समझाया इन शॉर्ट में? और देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, फिक्स फैक्टर प्लस में वेरिएबल फैक्टर कब है, ये शॉर्ट रन के अंदर है, लॉन्ग रन के अंदर कब, कैसा कुछ है। अब बढ़ते हैं हमारे टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है। ये बेस है बच्चे, आगे जितनी भी थ्योरीज हम पढ़ेंगे ना प्रोडक्शन फंक्शन के जो टाइप है उनको पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो टोटल प्रोडक्शन का तो मतलब आ गया समझ में, कितने यूनिट आप क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहते हैं। अच्छा, टोटल का मतलब क्या है कि आप टोटल यूनिट कितना प्रोड्यूस करें, जैसे कि मतलब कि कितनी क्वांटिटी को आपने, कितने आउटपुट को आपने प्रोड्यूस किया फर्म के अंदर, किस कैसे, बाय यूजिंग ऑफ देयर इज इनपुट्स, इनपुट्स को आप यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुई 100 शेयर्स इन अ डे ड्यूरिंग यूजिंग द 5 वर्कर्स। अब यहाँ पे 5 क्या है हमारे पास, इनपुट्स है। मैंने 5 वर्कर को यूज किया और मैंने 10 शेयर बना दी,
ठीक है। अब मैंने क्या बोला, टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया भाई, टोटल 10 चेयर हुई है, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है कि आपने जो चेयर बनाई है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है। पर यूनिट कॉस्ट जैसे कि मैं आपको बोलूं कि अब देखो 100 चेयर कितने वर्कर्स ने बनाई है, 5 वर्कर्स ने बनाई है, यस या नो, कहते हैं अच्छा। अगर मैं बात करूं एक वर्कर ने कितनी बनाई है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई 100 चेयर बनाई है 5 ने, तो एक चेयर किसने बनाई, कितने बंदों ने बनाई, एक बंदे ने कितनी चेयर बनाई भाई, 20 चेयर बनाई। जैसे आपको मैं कहूं कि अगर 100 रुपए की 10 कॉपी आई है तो एक कॉपी कितने की आई, आप क्या कहेंगे, 100 बटे में 10 इज इक्वल टू 10, मीन्स की एक कॉपी का रेट 10 रुपए, मीन्स की पर कॉपी कितना रेट हो गया, 10 रुपए हो गया। समझ पा रहे नहीं पा रहे। तो सेम इस तरीके से एवरेज का मतलब होता है कि आपका आउटपुट जितना भी प्रोड्यूस हुआ ना, उसकी हम क्या निकाल रहे हैं, पर यूनिट निकाल रहे हैं कि पर यूनिट इनपुट्स के हिसाब से आपका आउटपुट कितना हो। मैंने यहाँ पर बोला कि आपने 100 चेयर प्रोड्यूस किया, 5 लेबर को आपने यूज किया। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक लेबर से कितना प्रोड्यूस किया, तो कह रहे कि एक लेबर मेरी 20 चेयर को बना रही है। ओके, पढ़ो इसको। इट शो हाउ द एफिशिएंटली द वेरिएबल इनपुट इज यूज्ड। जैसे कि टोटल आपके पास प्रोडक्शन था, आपने ऊपर रखा, क्या मैंने 100 चेयर्स को ऊपर रखा, यस या नो, क्या मैंने आपके 100 चेयर्स को, अरे क्या हो रहा है, क्या मैंने आपके 100 शेयर्स को ऊपर रखा। यूजिंग ऑफ द वेरिएबल इनपुट्स, मैंने टोटल इनपुट्स कितने यूज किए, मैंने बोला कि भाई मैंने 5 किए थे ना, मैंने 5 लेबर को यूज किया, कट करने के बाद ये 20 यूनिट आ चुकी है। दैट मीन्स एक जो वर्कर है वो 20 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये देखो, क्लियर है, गॉट इट। अच्छा, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है कि चेंज, अभी आपने पीछे भी पढ़ा होगा, हमने डिमांड वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, टोटल यूटिलिटी होती है, ठीक है, एवरेज यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है। ये जो टोटल, एवरेज, मार्जिनल, ये पूरे चैप्टर में पढ़ेगा, पूरी बुक में पढ़ेंगे। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सब में मतलब सेम है, बट पीछे जो वर्ड आ रहा है ना उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे तो कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बोला अगर मैं एक यूनिट इनपुट को मैं इंक्रीज कर दूं तो आपका कितना आउटपुट एक्स्ट्रा में इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि मैंने 5 लेबर को यूज करके मैंने 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, कहते हैं अच्छा। अगर मैं यहाँ पर मैं 6 लेबर कर दूं और मेरा आउटपुट 120 हो जाए, तो दैट मीन्स मेरे को यहाँ पे चेंज देखना है कि भाई एक लेबर मैंने ऐड की, अच्छा कितनी आउटपुट ऐड हुई है, कहते 20 ऐड हुई है। दैट मीन्स एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय एडिंग 1 मोर यूनिट ऑफ द इनपुट्स। मैंने जैसे ही एक यूनिट इनपुट्स को इंक्रीज किया, इनपुट कौन है मेरे पास, लेबर है, मैंने लेबर को एक ज्यादा कर दिया, चलो मैं इसमें 2 कर दूं ज्यादा, ठीक है, मैंने 7 कर दिया, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या है, 140 हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स मैंने कहा मैंने कितनी लेबर इंक्रीज कर दी, मैंने कहा 2 लेबर इंक्रीज कर दी। कितना चेंज आ रहा है आउटपुट में, कह रहे हैं 40 का चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एडिशनल 1 मोर यूनिट इनपुट। इनपुट की यूनिट को इंक्रीज करने से आपको एडिशनल आउटपुट कितना हो रहा है, गॉट इट, समझ पा रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन द इनपुट लिखा हुआ है, सॉरी चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में चेंज कितना है, कह रहे 40 का, लेबर में कितना चेंज आया, कह रहे 2 का, तो कट करके क्या आया कि भाई मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन 20 से वही आएगा सेम। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल क्लियर है, 6 वर्कर कितना प्रोड्यूस कर रही है, 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ओवरऑल टोटल कितना हो रहा है। एवरेज प्रोडक्शन का मतलब होता है पर यूनिट के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर कितना, हर एक बंदा कितना प्रोड्यूस कर रहा है। मार्जिनल का मतलब होता है कि आप एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय विद द हेल्प ऑफ द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट को जो मैं यूज कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर को यूज कर रही हूँ। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी होल्ड कीजिएगा कि ये किस तरीके से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी आपको ये तीनों कंपोनेंट जो मैंने आपको समझाया, टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, गॉट इट। इसका एग्जाम्पल ये पूरा इन शॉर्ट में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में ये करवाऊंगी, बट उससे पहले हम ये पढ़ते हैं लो ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम्पल है ना बच्चे, ये आपका आगे भी आएगा। वैसे आप देख लीजिए कि जैसे जैसे मैं लेबर को इंक्रीज करती जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरा प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है, 14, 15, फिर ये लेवल आ गया जहां पर मेरी प्रोडक्शन, लेबर को यूज करने से प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन। और जैसे ही मैंने इसकी 1 यूनिट और बढ़ा दी लेबर की, मेरा प्रोडक्शन क्या हो गया, गिरना शुरू हो गया। रीजन आगे बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्शन मैंने क्या बताया कि चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन अपॉन में चेंज इन द लेबर।
मैंने बोला कि आपकी प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, अब कितनी है, पहले कितनी थी, कितना चेंज आया, कहते 3 का चेंज आया। अब पहले लेबर कितनी थी, अब कितनी है, कितना चेंज आया, कहते 1 का चेंज आया। तो 3 बटे में 1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ खड़े हो गए। इसका देखेंगे कि भाई 5 और 4 और 9 और 5 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। लेबर में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा नहीं आएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा कि जैसे ही आप एक इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, लेबर को आपने इंक्रीज किया, तो आपकी टोटल प्रोडक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कितना हो रही है वो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन बताया। एवरेज में मैंने आपको बताया कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। पर यूनिट कॉस्ट समझते हैं, जैसे कि मैंने बोला मैंने 9 यूनिट को प्रोड्यूस किया, कितनी लेबर यूज की भाई, मैंने कहा 3 लेबर यूज किए, मीन्स की एक लेबर ने 3 यूनिट को ही प्रोड्यूस किया है। गॉट इट, समझ में आया, पक्का पक्का, ओके। अब बढ़ते हैं हमारे लॉ ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। लॉ क्या कह रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट है उनको देखना है, ये रिलेशनशिप बताएगा कि हाँ जी ये तो हमने पढ़ लिया, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर तो हम रिलेशनशिप ही देख रहे हैं कि कितना इनपुट यूज करूं जिससे कि मेरा आउटपुट बढ़िया तरीके से आए, है ना। अब यहाँ पर ना 2 तरीके के लॉ आ जाते हैं। पहला क्या है जिसे हम लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। लॉजिक बताऊंगी इसको क्यों इतने सारे नाम दिए गए हैं। लॉ ऑफ द रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम हैं। और लॉ ऑफ द रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं, हम इसे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपके नेक्स्ट यूनिट नंबर 9th, सॉरी ये वाला नहीं है, आपका कॉस्ट में है वो, तो 1 मिनट, हाँ इसके 2 नाम हैं। क्या कहना चाहता है यहाँ पर, ध्यान से सुनना इस बात को। ये कह रहा है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ना, शॉर्ट रन लॉ ऑफ द रिटर्न टू फैक्टर में और लॉ ऑफ द रिटर्न टू वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर आपके पास 2 कॉन्सेप्ट है। एक में तो ये बोला जाता है कि आपने ये बोला ना कि मैं केवल 2 ही फैक्टर को कंसिडर करूंगा, जैसे कि मैंने बोला एक तो लैंड है, सॉरी एक तो कैपिटल है, एक तो आपके पास कैपिटल है, दूसरा आपके पास क्या है, लेबर है। मैं इन दोनों को ही कंसीडर करूंगा, अदर फैक्टर्स ने कंसीडर नहीं किया। एक तो ये कहता है कि इसमें एक फैक्टर तो क्या है फिक्स्ड कंसीडर करेंगे, दूसरे को बोला गया है कि भाई मैं तो वेरिएबल कंसीडर करूंगा। इसमें ये कह रहा है कि भाई मैं तो बोथ फैक्टर को कंसीडर करूंगा, क्या, वेरिएबल। ऐसा क्यों है, क्या आप बता सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला था कि फिक्स फैक्टर तभी कंसीडर होगा जब आपके पास कम टाइम होगा उस चीज को अरेंज करने के लिए, और वो दोनों को वेरिएबल मान रहा है, दैट मीन्स फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को ही वो वेरिएबल मान रहा है, क्योंकि फिक्स फैक्टर को अरेंज करने के लिए उसके पास प्रॉपर सफिशिएंट वे में टाइम है, जो मैंने आपको फिक्स फैक्टर और आपके वेरिएबल फैक्टर के बीच में डिफरेंस मेकर समझाया। यस या नो, सबको याद है या नहीं है, यहां समझाया था मैंने। यहां पर देखो, फिक्स फैक्टर के अंदर आप क्या, फिक्स फैक्टर कहाँ यूज हो रहा है, शॉर्ट रन में यूज हो रहा है, बट वेरिएबल फैक्टर में क्या है कि शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, दोनों में प्रोडक्शन फंक्शन में आपके दोनों के दोनों फैक्टर क्या कंसिडर किए जाते हैं, वेरिएबल ही कंसिडर किए जाते हैं। यस या नो, अच्छा जी। यहाँ पर ये कंसिडर किया जाता है कि आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी जो इनपुट्स है ना, इनपुट में भी वो भी कैसा, आपकी लेबर वो लेबर क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, बट जो आपकी कैपिटल है ना वो रिमेन कांस्टेंट रहने वाली है। गॉट इट। लॉन्ग रन में बोला गया है कि चाहे आप इनपुट बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके पास दोनों जो फैक्टर है ना, चाहे लेबर है या कैपिटल है, वो दोनों क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम अक्सर क्या किन किन नामों से जानते हैं, लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न भी कहते हैं, और इसे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, और इसे हम रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं। ऐसा क्यों है, ये रीजन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर तो हम क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं, और दूसरा फैक्टर क्या मानते हैं, हम इसको फिक्स मानते हैं। ये बोला जाता है कि जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मैं एक फैक्टर को क्या करूंगी, इंक्रीज करूंगी, और वो फैक्टर इसलिए इंक्रीज करूंगी क्योंकि भाई मेरे पास कैसा फंक्शन है, मैं शॉर्ट रन के प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ रही हूँ, इसकी मेरे पास बहुत कम टाइम है चीजों को अरेंज करने का। इस वजह से मैं कैपिटल को अरेंज नहीं कर सकती, मैं मशीन टूल, ये बिल्डिंग्स होगी या लैंड होगी, इनको मैं अरेंज नहीं कर सकती भाई,
क्योंकि शॉर्ट रन के बारे में बात कर रहे हैं, कम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। गॉट इट? द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट्स इवेंचुअली डिक्लाइन आफ्टर द सर्टेन पॉइंट। ये लाइन अभी समझ में आएगी, इसको होल्ड कीजिए। ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब जहां हम क्या इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, शॉर्ट रन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज एट लीस्ट वन फैक्टर इज अ फिक्स्ड एंड अदर फैक्टर इज अ वेरिएबल होगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए यहां देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने एक बार कोई प्लांट आपने इसकी मशीन आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल कर ली, ठीक है, तो उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है आपको पता होगी। हाँ जी बिल्कुल पता होगी। इट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको जैसे ही ऑर्डर चेंज आया तो आप उसको चेंज कर देंगे, नहीं, शॉर्ट पीरियड के अंदर आप उसको चेंज नहीं कर सकते जो आपने मशीन को इंस्टॉल किया है। शॉर्ट पीरियड इज अ टू शॉर्ट इन द टू द चेंज इट। शॉर्ट पीरियड का मतलब ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना, नहीं, वो बहुत ही कम पीरियड है। द प्रोडक्शन कैपेसिटी एज इंडिकेटेड बाय द प्लांट साइज और द फिक्स फैक्टर्स क्या रहने वाले हैं, फिक्स रहने वाले हैं, कांस्टेंट ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। व्हेन द वन फैक्टर is a fixed factor and the other factor is a variable, production function may be specified as a under this one। इस वजह से k के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ बच्चे, क्योंकि k क्या है, कैपिटल है, कैपिटल इज द कांस्टेंट। और लेबर को मैं क्या कर सकती हूँ, प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज कर सकती हूँ, प्रोडक्शन के साथ साथ डिक्रीज कर सकती हूँ। गॉट इट? समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जांपल के अंदर मैंने आपको ये देखो, ये एज ए रिवीजन भी हो रही है जो भी हमने ऊपर किया। मैंने बोला कि मेरे को 40 यूनिट का प्रोडक्शन करना है जिसके अंदर मैं 5 लेबर का और 4 कैपिटल का यूज कर रही हूँ। कहते अच्छा 4 कैपिटल का यूज करें। मैंने बोला कि मैंने अपनी यूनिट्स को 45 किया और ये 45 प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज तब हुआ है जब मैंने केवल वेरिएबल फैक्टर इनपुट को, लेबर को इंक्रीज किया। कैपिटल मेरी एज इट इज है या नहीं है? समझ पा रहे हैं? तो आपको यहाँ पर देखो रेशो चेंज आ रही है। यहाँ पे रेशो क्या है, 5:4 है लेबर कैपिटल की, और यहाँ पे क्या है 6:4 है। यस या नो? तो एक बात तो आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पे फिक्स फैक्टर क्या रहने वाले, कांस्टेंट रहने वाले, वेरिएबल फैक्टर क्या होने वाले, चेंज होने वाले। इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भी कहते हैं। प्रपोर्शन का मतलब होता है आपका रेशो बच्चे, कि किस रेशो में आप क्या कर रहे हैं, आपके इनपुट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके प्रोडक्शन के बढ़ने से केवल लेबर की बढ़ रही है। मैंने बोला 5 और 6 का रेशो हो गया। क्या मेरी जो प्रोपोर्शन है, जब क्या मेरी प्रोपोर्शन है वो वेरी कर रही है, वेरिएबल दैट मींस वेरी कर रही है, किसके कारण कर रही है, वेरिएबल फैक्टर के कारण कर रही है। क्या नाम का मतलब आया समझ में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्टन का तो मतलब आ गया जिसमें क्या होगा कि आप अपने फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्टन प्रोडक्शन फंक्शन तो आ गया समझ में। डिफिनेशन का भी मैं मतलब बताऊंगी क्यों इसको डिफिनेशन बोला जाता है। इतना समझ में आया? K is a constant and L is a change. The ratio between the L and K tends to the change. That's why the shortened production function is known as the law of the variable proportions type production function कहा जाता है। Got it? Shortened production functions कर्व क्या होती है आपकी, हॉरिजॉन्टल होती है। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सुनो, यहां पर है लेबर, सॉरी लेबर नहीं है, यहां पर है आपके पास कैपिटल, यहां पर है लेबर। पहले लेबर मेरी इतनी यूज हो रही, कैपिटल मेरी इतनी यूज हो रही थी। अब प्रोडक्शन मुझे बढ़ाना है तो मैं लेबर को बढ़ा सकती हूँ, कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर सकती। तो मैंने यहाँ पे ये किया। क्या मेरी हॉरिजॉन्टल टू देयर इज एक्स एक्सिस हुई या नहीं हुई, दिस वन लाइन? यस, इस वजह से इसे हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस कहा जाता है। ये हो गया आपका ओ, दिस वन इज ओके, ओके, ठीक है, समझ में आया? तो आपकी क्या अजम्पशन है ये ध्यान में रखना शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, कि जो शॉर्ट रन है एटलीस्ट वन फैक्टर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जितनी भी है कांस्टेंट होनी चाहिए। वेरिएबल फैक्टर क्या है, कंटिन्यूसली क्या हो सकती है, इंक्रीज, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप डिक्रीज हो सकती है एज पर देयर इज अ प्रोडक्शन लेवल। अदर जितनी भी कंडीशंस है वो सारी की सारी कांस्टेंट रहने वाली है। ड्यू टू द चेंज इन द वन फैक्टर अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। आपका जो प्रोपोर्शन है वो क्या हो, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन मेथड कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, अब यहां पर जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, अब इसको दोबारा से देखते हैं कि लॉ ऑफ द मार्जिनल रिटर्न किसे कहा जाता है, लॉ ऑफ द मार्जिनल रिटर्न क्यों बोला जाता है। सुनो इस बात को,
एक बार मैं इसको क्लीन कर दूं। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम अपने पॉइंट पर बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल के थ्रू ना आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इवन आपके पास अगर क्वेश्चन में आए ना 4 नंबर में कि टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन समझाओ, तो आप इसके इस एग्जाम्पल को एज इट इज प्लॉट कर देना, बिल्कुल बेस्ट नंबर आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो करें पे अपना शुरू करें। चलो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि जो मेरे शॉर्ट रन के अंदर जो मेरे फिक्स फैक्टर है वो कांस्टेंट होते हैं। क्या ये बच्चे फिक्स है? क्या इनमें चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। मैं लगातार लेबर को इंक्रीज किया, मैंने लेबर को 1 से इंक्रीज किया, फिर मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया, 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 करते 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 मैंने इंक्रीज किया। ठीक है, अच्छा मैंने बता दिया इसमें सब में एक में चेंज हो रहा है। मैं इरेज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे राइट डाउन करनी है। ओके, अब ध्यान से समझना कि जब मेरी 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन थी, 1 हेक्टेयर मेरे पास लैंड था, तो मेरी टोटल प्रोडक्शन 2 हो रही थी बच्चे। ठीक है, समझ में आया? तो मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब तो अभी तो शुरू हुई है, जो टोटल प्रोडक्शन होगी वही आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन होगी, है ना। और एवरेज प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट क्या आपकी प्रोडक्शन हो रही है, मींस की कितनी मैं यहां पर आउटपुट कर रही हूं विद द हेल्प ऑफ द इनपुट। इनपुट मेरा बेस है, मैंने बोला मेरी आउटपुट 2 यूनिट हुई है, इनपुट कितना यूज किया, मैंने कहा 1 लेबर को यूज किया, कट करने के बाद 2 ही तो आया, 2 ही तो आ रहा है एवरेज। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि अब मैंने लेबर 1 से इंक्रीज कर दिया, मेरी टोटल प्रोडक्शन क्या हो गई है, बढ़ गई है। कितनी हो गई है? 5। क्लियर है? मेरी टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई है? 5। कहते अच्छा, तो क्या आपको चेंज नजर आया टोटल प्रोडक्शन में? कितना चेंज आया? हाँ, 3 यूनिट से मैम बढ़ गई है। जैसे ही मैंने क्या किया है, एक लेबर को और एक्स्ट्रा यूज किया, तो मेरी टोटल प्रोडक्शन क्या हो गई है? 3 यूनिट से बढ़ गई है। कहते अच्छा, तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन अपॉन में चेंज इन द लेबर। टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया? 3 का चेंज आया। लेबर में कितना चेंज आया? 1 का चेंज आया। क्या 3 यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन हुआ? कहते हैं हाँ जी, हो गया। एवरेज में क्या होगा कि आउटपुट कितना है? मैंने बोला आउटपुट भाई 5 यूनिट है। कितनी लेबर है? इनपुट, कह रहे 2 लेबर है इनपुट, 2 को यूज किया, यहाँ पे आ गया 2.5। दैट मीन्स एवरेज प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 2। मार्जिनल में बच्चे आपको चेंज लेना है, क्योंकि मार्जिनल का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा इनपुट यूज करने से आपने कितनी एक्स्ट्रा आउटपुट को प्रोड्यूस किया। एवरेज का मतलब होता है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होती है। क्या क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब मैंने क्या किया, धीरे 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 करके मैं बढ़ाती जा रही हूँ। अब मैं ये निकालने की जरूरत है, आप निकाल रही है। अब मैं 9 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरा एवरेज आ जाएगा। अब मैंने बोला कि 5 और 9 में कितना डिफरेंस है, क्योंकि एवरेज 5 और 9 में कितना डिफरेंस है? 4 का। 4 बटे में 1 करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ऐसे करते 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 मैं बढ़ाती जा रही हूँ। अब आप ये देखिए कि यहां पर एक लेवल आया जहां तक मेरी मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रही है बच्चे? बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं लेबर को इंक्रीज करती जा रही हूँ, मेरी मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स यहां तक आपका प्रोडक्शन बिल्कुल बेटर वे में चल रहा है। अब जैसे मैंने यूटिलिटी का एग्जांपल दिया था, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन। मैं आपको मम्मी का एग्जांपल याद है? आपने मम्मी को बोला था कि मम्मी भूख लगी है, प्लीज खाना डाल दीजिएगा। मम्मी ने पहली रोटी दी, आपका सेटिस्फेक्शन बिल्कुल पीक लेवल पे था, है ना। फिर मम्मी ने दूसरी रोटी दी, फिर आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो गया। फिर 2 3 4 4 के बाद कह रहे बस मम्मी, बस पेट भर गया मेरा। बट मम्मी कह रही है बड़े लाड प्यार से कि बेटा कोई बात नहीं यार, इतना सुबह से खाना मतलब काम कर रहा है, ठीक है, तुम्हें 1 रोटी की और खा लेनी चाहिए। कहती है अच्छा, 5वीं रोटी भी आपने खा ली। फिर आ जाती है 6ठी रोटी, फिर मम्मी कह रही कि नहीं नहीं ले 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 ले। ऐसे करते हैं नहीं करते, है ना। तो हमने बोला कि बस मम्मी अब तो बाहर आने वाला है। दैट मीन्स अब आपकी कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं और रोटी खाऊं, है ना। जब आपने फर्स्ट रोटी खाई थी आपकी इच्छा थी कि मैं और ज्यादा एक और ले सकता हूं, मैं दूसरी और ले सकता हूं। बट जब आप 5th रोटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके बाद आपके मन में ये आ रहा है कि अब नहीं, मीन्स कि अब उसके रिगार्डिंग आपकी इच्छा बिल्कुल
डिक्रीज हो गई है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना। तो यहाँ पर भी यही है कि आप एक लेवल तक आप लेबर को बढ़ाएंगे तो आपकी प्रोडक्शन उस लेवल तक बढ़ेगी, बहुत हाई लेवल से बढ़ रही है प्रोडक्शन आपकी, बढ़ रही है। पहले 2 से बढ़ रही थी, फिर 3 से बढ़ी, फिर 4 से बढ़ी। आप इसे ऐसे ले सकते हैं कि जब आपने फर्स्ट क्लास क्लियर की, पहले आपके 2 नंबर से इंक्रीमेंट हुआ, फिर आप थर्ड क्लास में हुए, सॉरी थर्ड नहीं, आप ग्रेजुएशन में है ना, अभी ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में, सॉरी, आप जब फर्स्ट ईयर में थे बैचलर के अंदर, तो आपके 2% नंबर बढ़ गए, फिर सेकंड ईयर में 3% नंबर बढ़ गए, फिर थर्ड ईयर के अंदर आपके 4% नंबर बढ़ गए। दैट मीन्स आपके नंबर अभी क्या हो रहे हैं, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। बट जैसे ही आप एक और यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज तो होगी, बट 4 से नहीं होने वाली, 4 से कम में होने वाली है। देखो 4 को मैं 9 और 4 में कितना डिफरेंस है, 9 और 4 नहीं, 9 और 12 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। यस या नो, यस या नो। लेबर कितनी है, लेबर कितनी है, एक मिनट, 9 और 12 में 3 का डिफरेंस है बच्चे, सॉरी फॉर दैट, 3 का डिफरेंस है। लेबर कितनी से चेंज हुई, कहते 1 से चेंज हुई, तो मतलब कि इंक्रीमेंट कितने से हुआ, 3 से हुआ। मीन्स कि आपने अब जैसे ही आप लेबर को बढ़ा रहे हो, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रही है, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट से होगी। और ये चीजें आप देखेंगे कि आपका एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर आपकी प्रोडक्शन क्या हो रही है, बढ़ना बंद हो गई है। दैट मीन्स आपकी प्रोडक्शन 6th यूनिट के बाद क्या होने वाली है, 0 हो गई है। हो गया नहीं हो गया, तो आपकी इसी तरीके से एवरेज प्रोडक्शन भी होगी कि एक लेवल आएगा जहां पर क्या होने वाली है, ये बराबर होगी, उसके बाद ये क्या होनी शुरू हो जाएगी, गिरनी शुरू हो जाएगी बहुत तेज गति से। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ये 3 लेवल आते हैं। इस पिक्चर को देखिए, नजर आ रहा है, आई थिंक सबको नजर आ रहा होगा, जल्दी से पहले कंफर्म कीजिएगा, ये नजर आ रहा है, हाँ जी, यस या नो। अब मेरे पास ये डायग्राम है, मैं इसको इधर बना रही हूँ, ठीक है, फिर आप इसको पीडीएफ में देख लेना। मैंने बोला कि मेरी प्रोडक्शन क्या हो रही है, एक लेवल पर क्या हो रही है, बढ़ती 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 एक हायर लेवल पे गई, और फिर उसके बाद क्या होनी शुरू होगी, गिरनी शुरू होगी। ये लेवल कौन सा था, जब मैंने क्या किया, 15 यूनिट तक मैंने प्रोड्यूस किया, ठीक है। बट मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, इन कर्व को ड्रॉ करने की ना मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी कि आपके, जिससे कि नंबर नहीं गिरने वाले, देख के लगेगा कि यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, देन उसके बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आपने पूरा इस तरीके से क्यों बनाया, रीजन है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ध्यान से सुनो, मैंने कहा मेरी टोटल प्रोडक्शन क्या हो रही है, पहले स्टेज में इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एक लेवल तक इंक्रीज हुई जब तक मेरा एमपी क्या था, बिल्कुल प्रॉपर वे में था, हाई लेवल पे था। यस या नो। फिर इस पॉइंट के बाद मेरा क्या होने लगा, अब आप यहाँ पे देखिए, वापिस आइए इस पॉइंट, इस ग्राफ, इस पिक्चर में, एग्जाम्पल में कहाँ गया, कि जब मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या था, हायर पॉइंट पे था, ये वाला पॉइंट था, कि वहां तक मेरी प्रोडक्शन क्या हो रही थी, एक लेवल से इंक्रीज हो रही थी, है ना, एक बहुत अच्छे लेवल से इंक्रीज हो रही। अब इंक्रीज तो हो रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट से हो रही है, 3 2 1, यस। फिर एक लेवल आया जब मेरी क्या है, टोटल प्रोडक्शन क्या है, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे है ना। और फिर एक लेवल आया कि मेरी प्रोडक्शन क्या होनी शुरू होगी है, गिरनी शुरू होगी है। क्या आपको नजर आया कि मेरी मार्जिनल प्रोडक्शन इस टाइम 0 नेगेटिव में है। देखो कितने में चेंज आया, हम कह रहे हैं माइनस का 1 चेंज आया। लेबर में कितना चेंज आया, 1 का चेंज आया, 1 में से 1 गया, कट करेंगे तो 1 ही आएगा, बट माइनस का निशान आएगा। मीन्स कि अब और ज्यादा लेबर बढ़ाने से आपको नुकसान ही होने वाला है। ठीक है, आपको नेगेटिव साइन यही शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला जो मतलब कि मेरा जो यहाँ पे एमपी है ना, ये वाला, ये एमपी मेरी 0 आ गई। ये 0 तब आएगी जब मेरी टोटल प्रोडक्शन क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, तभी मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि जब मेरा प्रोडक्शन क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो मेरा एमपी क्या होने वाला है, यहां से कट करके जाएगा एमपी, दैट मीन्स उस टाइम क्या होगा, 0 होगा। कब, जब मेरा टीपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। गॉट इट, क्लियर आ रहा है समझ में। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर ना बच्चे स्टेजेस होते हैं। मैंने बोला कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ द रिटर्न है,
दूसरा बोला मैंने डिक्रीजिंग रेट ऑफ द रिटर्न है, तीसरा बोला मैंने आपको, एक सेकंड, तीसरा बोला मैंने आपको नेगेटिव रिटर्न है। नेगेटिव तो कब होगा, जब मेरा टीपी क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन क्या होने वाला है बच्चे, वो गिरना शुरू हो जाएगा और उस टाइम मेरा एमपी क्या होगा, नेगेटिव होने वाला है ना। देखो एक कहाँ गया, ये मुझे नजदीक नजदीक करने चाहिए थे जिससे कि मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाती। अब यहाँ पर देखो टोटल प्रोडक्शन क्या गिरना शुरू हो गया, टोटल प्रोडक्शन गिरना शुरू हो गया, पहले 15 था अब वो 14 हो गया, मींस कि अब कम प्रोडक्शन हो रही है, लेबर को इंक्रीज करने से। मार्जिनल मेरा नेगेटिव गया, ठीक है, मार्जिनल मेरा नेगेटिव गया नहीं गया, तो यहाँ पे इस ग्राफ में इसमें यही शो कर रखा है, ठीक है। देखो सेम एग्जांपल है, अब स्लोप के थ्रू है। यहाँ पर लेबर हेक्टेयर तो 1 है, लेबर को मैं 1 बाय 1 क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ। 2 से मैंने 3 कर दिया, 3 से मैंने 4 कर दिया, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 4, मैं एक एक करके इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन मेरी इंक्रीज हो रही है, ये एज इट इज है बच्चे, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मेरी टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट है, एमपी मेरा क्या होने वाला है, ये भी हाईएस्ट है, और टीपी एपी मेरा भी क्या है, हाईएस्ट है, ठीक है। तो एपी भी इंक्रीज हो रहा है, टीपी भी इंक्रीज हो रहा है, एमपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एमपी इनिशियल इंक्रीज एंड देन फॉल, अब यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, अब उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। तो जो स्टेज 1 क्या होने वाली है, एंड तब होगी जब मेरे पास क्या है, एपी इज इक्वल टू एमपी होगा। एपी इज इक्वल टू एमपी कब हो रहा है, लुक एट दिस पिक्चर, क्या नजर आया, मीन्स कि जब मैं 4 लेबर को यूज कर रही हूँ वहां पर मुझे पता चल रहा है कि हाँ जी ये मेरी पहली स्टेज खत्म हो गई है। क्यों, क्योंकि यहां से मेरा जो प्रोडक्शन है वो गिरना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगी कि यहां पर मेरे पास ये जो फर्स्ट स्लोप है, ये वाली जो फर्स्ट स्टेज है, ये मेरी खत्म हो गई है, क्योंकि यहां पर जो एमपी है ये वाली और जो मेरा एपी है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं, बराबर बराबर हो गए हैं, ठीक है। और यहां से मेरा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग, इसलिए वजह से यहाँ पे इसे डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न टू स्केल कहेंगे, ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब ये वाला पॉइंट आएगा जहां पर मेरी टीपी क्या होने वाली है, मैक्सिमम होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहां पर मेरा जो एमपी है ना वो 0 होगा, ठीक है। एमपी आपका नेगेटिव हो सकता है बट कभी भी एपी, कभी भी एवरेज प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन के ऊपर तो ही तो बेस है। अगर टोटल प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे गिरेगा बढ़ेगा, ऐसी बात चलेगी, पर ये नेगेटिव नहीं होता कभी। पर एमपी हमेशा नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। और जब मेरा टीपी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तब क्या होगा, मेरा एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। इन शॉर्ट में अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं, ये मेरा टीपी है, ये पहली स्टेज है बच्चे जहां पर टीपी मेरा बढ़ रहा है एट द इंक्रीजिंग रेट से, और ये वाली स्टेज है टीपी बढ़ रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट से। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, सैचुटरी पॉइंट बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। इसके यहाँ पर आते ही मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई मेरा जो एमपी है वो क्या होगा, 0 होगा। तो दैट मीन्स जो कर्व आने वाली है यहाँ से, ये इसको कट करते हुए नीचे चली जाएगी नेगेटिव में। यहाँ पे मेरा क्या है, एमपी क्या है, मैक्सिमम है। और क्यों, क्योंकि यहाँ तक क्या हो रहा है, आपका टीपी मैक्सिमम पॉइंट से बढ़ रहा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या होना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया। और जब मेरे पास टीपी हाईएस्ट था और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन जब मेरी गिरनी शुरू हो जाएगी ना, तब मेरा एमपी क्या होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो टीपी इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट, तो दैट मीन्स एमपी भी क्या हो रहा है, वहां पर इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है, बढ़ता 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 यहाँ तक जाएगा। और यहाँ पे एपी भी, एक सेकेंड पहले एपी को बाद में देखेंगे। टीपी जब मेरा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था बट एट अ डिक्रीजिंग रेट से हो रहा था, तो वहां पर मेरा एमपी क्या होना शुरू हो गया था, गिरना शुरू हो गया था। जब मेरा टीपी क्या था, मैक्सिमम पॉइंट पे था, मैक्सिमम पॉइंट ये वाला पॉइंट है, तो मेरा एमपी क्या है, मेरा एमपी क्या है, एमपी क्या है, 0 है। जब मेरा टीपी क्या है बच्चे, गिरना शुरू हो गया, अब टीपी यहाँ पे गिर रहा है बी पॉइंट पे, ठीक है, तो मेरा एमपी क्या होना शुरू हो गया, नेगेटिव होना शुरू हो गया। क्या ये रिलेशन आया समझ में, ठीक है, कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एपी का, और एपी क्या होता है, एमपी और एपी के अंदर ना एक लड़ाई बता सकते हैं हम। एमपी क्या कर रहा है ना, एपी की ना, जैसे ना कहते हैं नकलची बंदा, जैसे छोटा भाई बड़ा भाई है,
है ना। ये एमपी क्या है, छोटा है, एपी क्या है, बड़ा है। एमपी क्या कर रहा है, छोटा क्या कर रहा है, बड़े की जैसे नकल उतार रहे हैं, कह रहे तू बढ़ रहा है, मैं तुझसे ज्यादा में बढ़ूंगा। एपी कह रहा है कि मैं तो गिर रहा हूँ, ये कह रहा है कि ले तुझसे ज्यादा में गिरूंगा। कुछ ऐसा रिलेशन मान लीजिए इनके बीच में। ये कह रहे हैं कि एपी को बता रहा है, एपी कह रहा है कि भाई मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है, और एक पॉइंट आएगा जब ये नीचे जाएगा और देन उसके बाद यहाँ पर। तो देखो एक ये वाला पॉइंट ऐसा है, ये वाला पॉइंट ऐसा है जहां पर एमपी क्या है, ज्यादा बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू एपी, क्योंकि बताया अभी दोनों के बीच में क्या है, झगड़ा है। एपी कह रहा है कि भाई मैं बढ़ रहा हूँ, एमपी कह रहा है कि ऐसा तू बढ़ रहा है, मैं तुझसे ज्यादा मैं देखो बढ़ के दिखाता हूँ। फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे दोनों क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, और वो स्टेज क्या होगी, आपकी पहली स्टेज वहां पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आपकी हो जाएगी सेकंड स्टेज स्टार्ट। सेकंड स्टेज में क्या होगा, एक मीडियम लेवल का चलेगा जहां पर कंपनी क्या करेगी, इजीली प्रॉफिट अर्न करेगी और मेंटेनेंस बना के रखती है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये पॉइंट आने के बाद इसे हम कहेंगे एमपी इज इक्वल टू एपी होने वाला है। और उसके बाद एपी कह रहा है भाई मैं तो गिर रहा हूं, अरे अच्छा अब तो गिर रहा है, मैं तुझसे ज्यादा गिर के दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से, है ना। आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो ये चीजें यहाँ पर ऐसी होगी, ठीक है। ये मैंने आप काफी तरीके से समझाने की कोशिश की है। डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न आपकी सेकंड स्टेज है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स आपकी जो कंपनी इसी स्टेज में रहना पसंद करती है। और नेगेटिव स्टेट दैट मीन जब आपकी एमपी क्या हो जाए, नेगेटिव चली जाए, टीपी क्या है, गिरनी शुरू हो जाए, और एपीपी क्या हो, गिरनी शुरू हो जाए। गॉट इट, कोई दिक्कत यहाँ से। फिर इसको टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है इन शॉर्ट। रिलेशनशिप आ गया समझ में, एपी और एमपी के बीच में, इनके बीच में कैसे होड़ सी लगी हुई है। कह रहा है एपी मैं बढ़ रहा हूं, ये कह रहा है मैं तुझसे ज्यादा बढ़ूंगा। कब, जब एपी इंक्रीज हो रहा है। एपी कह रहा है भाई मैं मैक्सिमम पॉइंट में, तो उस टाइम एमपी भी मैक्सिमम पे होगा। एपी कह रहा है मैं गिरना शुरू हो रहा हूँ, कह रहा है कि देख मैं तुझसे ज्यादा गिरूंगा, है ना। अच्छा ये देखो कुछ इस तरीके से, क्लियर है। एमपी आएगा यहाँ पे, एनपी नहीं एमपी, क्लियर है, ये आ गया समझ में। टीपी और एमपी में भी आ गया समझ में। ये वाला ग्राफ देखो, जब एमपी हाईएस्ट होगा दैट मीन्स वहां पर मेरी टीपी क्या होगी, मैक्सिमम रेट से बढ़ रही थी, उसके बाद बढ़े तो होगी बट एट द डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। फिर एमपी टीपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जब टीपी मैक्सिमम होगा उस टाइम मेरा क्या होगा, एमपी जो होगा वो 0 होगा, और टीपी गिरना शुरू हो जाएगा तो मेरा एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। क्या ये समझ में आया। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको ये याद ध्यान रखनी है, एमपी क्या हो सकती है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो सकती है, वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पर एपी कभी भी पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। रीजन ये है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उससे हम लेबर को डिवाइड कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि भाई प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो सिंपल सी बात है लेबर भी नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्शन के बढ़ने से तभी तो हम लेबर बढ़ा रहे हैं। मैंने बोला कि भाई प्रोडक्शन 100 से 200 कर दो तो लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी। अब भाई लेबर प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं हम तो लेबर कैसे बढ़ेगी, तो एवरेज प्रोडक्शन कैसे होगा। तो सारा खेल यहाँ पे एवरेज के अंदर प्रोडक्शन का होता है, दैट्स इट। और यहाँ पर हर एक पर्सन क्या चाहता है कि आप सेकेंड स्टेज में अपने आप को मेंटेन करके रखें, इकोनॉमिकली होती है, सस्ता पड़ता है, ठीक है। क्या ये आपको यहाँ पर आपका जो शॉर्ट रन का जो कंसेप्ट था ये आपको समझ में आ गया। हाँ जी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आपको ये शॉर्ट रन का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया। क्योंकि इसके बाद हम करने जा रहे हैं आपका लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहते हैं, सुनो 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 सुनो, क्योंकि लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। भाई मैम ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया। क्योंकि लॉन्ग रन में ये देखा जाता है कि आपके सारे के सारे वेरिएबल्स जितने भी हैं, चाहे आपके लेबर हो या फिर आपकी कैपिटल हो, लेबर है या कैपिटल है, दोनों के दोनों क्या होंगे आपके ऐसे होंगे कि जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन के साथ कम हो जाएंगे, ठीक है। द लॉ ऑफ द रिटर्न टू स्केल एक्सप्लेन हाउ द आउटपुट चेंज व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली का मतलब क्या पता है क्या है, ये कह रहा है कि अगर मैंने 100 यूनिट के अंदर 100 जैसे ऊपर एग्जांपल था ना, 40 यूनिट के अंदर मैंने 5 लेबर और 4 कैपिटल का यूज किया। मैंने बोला कि मेरे को 50 यूनिट को प्रोड्यूस करना है तो मैंने यहाँ बोला 6 लेबर और मेरे पास 5 कैपिटल होगी या नहीं होगी, मीन्स कि इनका एक रेशो से मैंने इसको बढ़ाया तो एक रेशो से इसको भी बढ़ा दिया। समझ में आया नहीं आया, तो मतलब अब यहाँ पे ना सेम प्रोपोर्शन में ही इंक्रीज होंगे, सेम प्रोपोर्शन में ही डिक्रीज होंगे। तो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में ये भी डिफरेंस है। पहली बात तो शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर तो को हम क्या मानते हैं,
क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर को तो हम क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं, और दूसरे फैक्टर को हम क्या मानते हैं, फिक्स मानते हैं। और लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि आपके ऑल जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं। क्या इतना समझ में आया? ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो प्रपोर्शन होता है यहां पे क्या होता है, अनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है। जस्ट मीन्स 5:4 का मैंने एग्जांपल दिया, 6:4 का, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल क्या होती है आपकी, फिक्स होती है। बट यहाँ पे जो प्रपोर्शन होता है वो क्या होने वाला है, इक्वल प्रपोर्शन से आप इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ओके जी। और यहाँ पर भी आपकी क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर सी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन था या यूटिलिटी, मेरे को प्रोडक्शन यूटिलिटी याद रहती है, पता नहीं क्या दिक्कत है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूमर बिहेवियर में डिस्कस करते हैं ना। रिटर्न था जी, यानी मार्जिनल रिटर्न था, ठीक है, ये बोलते हैं, यस या नो। ठीक है, अब इसका जो कर्व होता है, एक सेकेंड, ये टीपी होती है, ये एमपी होती है, और इसके बाद ये आपका एपी होता है। क्या इतना आपने ये समझ में आ गया, है ना? और इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा कि आपके पास एक तो क्या होता है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर था, यहाँ पे क्या है आगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है, और कांस्टेंट रिटर्न टू, कांस्टेंट आई थिंक इसमें नेगेटिव था, राइट? हाँ, नेगेटिव मिलेगा इसके अंदर, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, क्योंकि कांस्टेंट तो हमारा लॉन्ग रन के अंदर है, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। बट लॉन्ग रन के अंदर पता है क्या है, लॉन्ग रन में कहेगा कि भाई इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। रीजन बताऊंगी ऐसा क्यों लिखा जाता है, ध्यान से सुनना अब इसको। जैसे हमने इसको पढ़ा था कि ये 3 नाम है, तो 3 नाम का मतलब क्यों है इसका यहाँ पे, ठीक है, रिटर्न टू स्केल है, ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम 2 नाम से जानते हैं। एक तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, लॉन्ग रन का मतलब क्या हुआ, जिसको आप जिसके अंदर हम फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, इजिली अरेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे के सारे फैक्टर्स को वेरिएबल कंसिडर करते हैं, ठीक है। बट इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन रिटर्न टू स्केल बोला जाता है। स्केल का मतलब समझते हैं, मींस कि आप लार्ज लेवल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, कम आएगी। जैसे मैं आपको कहूं, आपने एक दुकान क्या है रेंट पे ली है, और उसका किराया है 10,000 रुपीज, कहते ठीक है। अब यहाँ पर अगर 10 कस्टमर आ रहे हैं, तो मतलब कि पर यूनिट के हिसाब से कितना खर्चा आया, क्या आप अपने खर्चे को कैसे बांटेंगे? मैंने बोला कि यहाँ पे 10,000 खर्चा आ रहा है, 10 कस्टमर आए, मीन्स की जरूरी है कि हर एक कस्टमर मेरे से क्या करे, 1,000 रुपए का सामान खरीद कर लेकर जाए, जिससे कि कम से कम मेरा जो रेंट का खर्चा पूरा हो जाए, है ना? ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 10 के बजाय मेरे पास 100 कस्टमर आ जाए, तो दैट मीन्स कि हर कस्टमर मेरे से कम 100 रुपए का सामान खरीदेगा। क्या मेरी यहाँ पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, नहीं हो रही, जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दैट मीन जैसे जैसे मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं।
सेम इस तरीके से प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में होता है। जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट को हम्बल नहीं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चीजों को प्रोड्यूस करेंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे, क्या आपकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होगी या नहीं होगी? तो स्केल का मतलब है कि आप लॉन्ग रन के अंदर आपके पास ज्यादा टाइम होता है, ज्यादा टाइम के अंदर आप चीजों को अरेंज कर पाते हैं, ज्यादा टाइम के अंदर आप चीजों को प्रोड्यूस करके मैनेज कर पाएंगे, इस वजह से यहाँ पे स्केल बोला गया। ठीक है, इसके भी यहाँ पर क्या है, 3 ही टाइप होते हैं। क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। यहाँ पे ये देखा जाता है, हाँ जी बच्चे, यहाँ पे ये देखा जाता है कि भाई मैं जब इनपुट को मैं इंक्रीज कर रही हूं, ठीक है, तो मेरे आउटपुट पर कितने परसेंटेज चेंज आ रहा है? क्या मेरा आउटपुट क्या उसी परसेंटेज से बढ़ रहा है जिस हिसाब से मैं बढ़ा रही हूं? जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, पहला केस ये हो सकता है कि मैंने बोला कि मैंने 100% से मेरा आउटपुट इनपुट को इंक्रीज कर दिया। क्या मेरा आउटपुट 100% आ रहा है? कहते हैं हाँ बिल्कुल आ रहा है। दैट मीन्स आप क्या है, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट है ना? तो दैट मीन्स आप सेम कांस्टेंट रेट से बढ़ रहे हैं। कहते हैं हाँ जी। अगर मैं कहूँ कि मैंने बढ़ाया भाई 100% से है, पर आपको आउटपुट तो भाई 150 का परसेंट आ गया या फिर 200% आ गया, मीन्स की इनपुट का आपने यूज किया और उसकी वजह से आपको आउटपुट ज्यादा आया, मीन्स की इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, जिसकी आपका प्रोडक्शन बहुत बढ़िया गति से बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरा केस आया कि मैंने बढ़ाया तो भाई 100% से है, पर मेरा आउटपुट तो भाई 75% ही निकल कर आया, मीन्स की आउटपुट इनपुट के बढ़ाने से आपके आउटपुट में इतना फर्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। पढ़ो यहाँ पे, सिंपल सा है। देखो मैंने बोला कि जो लेबर, अब तो यहाँ पे लेबर और कैपिटल दोनों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों फैक्टर्स को हम क्या मानेंगे, हमारे इनपुट्स हैं, और इनपुट्स के अंदर ये सारे के सारे कैसे हैं, वेरिएबल्स हैं। ओके, तो टोटल इनपुट कितना हो गया, 1 प्लस के 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अच्छा, तो टोटल प्रोडक्ट मेरा कितना हुआ, 10 हुआ। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, मैंने बोला कि यहाँ पे लेबर मैंने 1 से बढ़ा दी, हाँ जी, कैपिटल मैंने कितने से बढ़ाई, 2 से बढ़ाई। कहते हैं हाँ जी, क्योंकि देखो पहले 1:2 का रेशियो था, अब आगे भी 1:2 का रेशियो ही होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए। अब मैंने इसको 1 से बढ़ाया, इसको 2 से बढ़ाया, क्या 1:2 का रेशियो है? ओके, तो टोटल कितना हो गया, 6 का इनपुट का यूज हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इंक्रीज इन द लेबर एंड कैपिटल, कितने परसेंट से इंक्रीज किया? क्या आपको 100% लग रहा है कि पहले 1 लेबर थी अब 1 और हो गई है? मुझे कैसे पता चला भाई 100%? जैसे मैं आपको कहूँ कि हाँ जी आपकी पिछली बार 200 नंबर आए थे और अब की बार 250 नंबर आए, कितने परसेंटेज चेंज आया? कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैम 50 नंबर से बढ़ा है, बट मैंने तो आपसे परसेंटेज पूछी है कि भाई कितने परसेंट से चेंज आया। तो आप कंपेयर किससे करेंगे, आपके पास्ट से करेंगे, नहीं करेंगे कि भाई पहले कितने नंबर आए थे अब कितने नंबर आए, इनके बीच का डिफरेंस हो गया चेंज। कंपेयर करेंगे, बेस क्या होगा, 200 से, इंटू में डिवाइड कर दूं मैं 100 से, तो दैट मीन्स आपका चेंज आया 25%। तो अब मैंने कहा कि पहले मेरे पास लेबर 1 थी, अब मैंने कर दी 2, मीन्स की चेंज कितने का आया, 1 का आया। पहले कितनी थी, 1 थी, इंटू में कर दे 100, तो क्या हो गया भाई 100% का चेंज आया। कहते हैं हाँ जी। सेम इस तरीके से मैं अगर कैपिटल में अप्लाई करूँ तो, जैसे मैं कहूँ कि पहले लेबर मेरी कैपिटल मेरी कितनी थी, 2 थी, अब कितनी है, 4 है, कितने से चेंज आया, 2 से चेंज आया, पहले कितनी थी, 2 थी, इंटू में कर दो 100, दैट मीन्स ये भी 100% है। मतलब कि मेरा चेंज आया इनपुट के अंदर 100%। ठीक है, क्या मेरा आउटपुट भी इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? अरे हाँ, 200% से इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पर देखो मेरा आउटपुट कह रहे हैं कि 30 हो गया, चलो इसको भी निकालते हैं, कैसे पता लगा, पहले कितना था, 10 था, अब कितना आया, 30 आया, चेंज कितना है, 20 का आया। पहले बेस कौन होगा, पिछले से कंपेयर कर रहे हैं 10 से, इंटू में 100, कट्स कर दो, कितना हो गया, 200%। मतलब कि आपने एक सेकेंड, इनपुट तो 100% से इंक्रीज किया, आउटपुट आपका 200 आ रहा है, मींस की बढ़िया, बिल्कुल जबरदस्त चला हुआ, इसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। व्हेन द इनपुट्स आर द इंक्रीज, जब मैं क्या कर रही हूँ, इनपुट को इंक्रीज कर रही हूँ एक सर्टेन परसेंटेज से, 100% था, बट आउटपुट मेरा इंक्रीज हो रहा है एक बहुत ग्रेटर परसेंटेज से, बहुत बढ़िया ग्रेटर। अब इस साइड क्या नजर आ रहा है आपको, इनपुट आउटपुट नजर आ रहा है, इस तरफ क्या नजर आ रहा है, इनपुट। मैंने बोला मैंने इनपुट मेरे 100% इंक्रीज किया, पर आउटपुट में इतना चेंज ना आने की बजाय आपके ज्यादा चेंज आया है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल।
अब आपकी बुक के अंदर ना, आपकी बुक के अंदर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कुछ ऐसे मिल सकते हैं। रीजन क्या होगा पता है, बस यहाँ पे नीचे आउटपुट लिखा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिया हुआ है, इनपुट। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आपने बढ़ाया किसको है, इनपुट को। मैंने बोला कि इनपुट मैंने यहाँ बढ़ाया, आउटपुट में इससे बजाय इतना चेंज आया, तो आउटपुट इतनी नजर आएगा ना भाई, चेंज ज्यादा। ठीक है, समझ में आया। चलो, ये कब होगा, जब मेरे पास जो वर्कर्स है, मेरे पास जो मशीन है, जो सब चीजें मेरे पास क्या है, बहुत एफिशिएंट मैनर से, मेरे पास जो वर्कर्स है इतने स्किल्ड हैं। जैसे मैं टेलर का एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे अब पीछे फेस्टिवल आया था, करवा चौथ का फेस्टिवल आया था। अब टेलर के पास कुछ ऐसे मैं कह सकती हूँ कि जो स्टार्टिंग पर्सन है, ठीक है, जिसने अभी अपना करियर स्टार्ट ही किया टेलरिंग में, उसको आप अपॉइंट करके कह रहे हैं कि चलो भाई अपना जो सूट है, ठीक है, प्लाजो है, पैंट है, इनको कंप्लीट कर दीजिए, स्टिच कर दीजिए। कहते हैं अच्छा। अब उसको बहुत कम कम आती है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा एरर होगी या नहीं होगी। पर यहां पर जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आ रहा है, दैट मीन्स आपकी जो वर्कर्स है, आपकी जो एम्प्लॉई है, आपका जो प्रोडक्शन है, आपकी जो जितना भी चीजें हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट मैनर में आप उसको यूज कर रहे हैं, आप अपने पैसे का यूज कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि आप इनपुट को यूज इंक्रीज कर रहे हैं एक सर्टेन परसेंटेज से, बट आउटपुट इंक्रीज हो रहा है एक एग्जैक्टली सेम परसेंट से। दैट मीन्स आपने अगर यहाँ पे 50% चेंज किया, तो यहाँ पर भी 50% चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर देखो सेम चेंज मिलेगा। गॉट इट, समझ पा रहे हैं। अच्छा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या होता है, व्हेन इनपुट आर इंक्रीज्ड बाय अ सर्टेन परसेंटेज। जब मैंने बोला कि मैंने अपना इनपुट इंक्रीज कर दिया एक परसेंटेज से, बट मेरा आउटपुट क्या है, इंक्रीज नहीं हुआ उस परसेंटेज से। मैंने बोला मैंने इनपुट तो मैंने 100% से किया, बट आउटपुट में इतना चेंज नहीं आया। सो सिंपल, समझ में आया, समझ में आया कि लेस, अगर मैं इनपुट को इंक्रीज कर रही हूं, अगर मेरा इनपुट के इंक्रीज करने से आउटपुट में कम फर्क पड़ रहा है, ठीक है, लेस देन आउटपुट है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इनपुट ज्यादा है आउटपुट से, इनपुट बराबर है आउटपुट से, और इनपुट कम यूज किया है आउटपुट से। ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये आपका कांस्टेंट है। क्योंकि आप इनपुट ज्यादा यूज कर रहे हैं, आउटपुट कम आ रहा है, तो उसे डिक्रीजिंग कहेंगे। इनपुट कम यूज कर रहे हैं, आउटपुट ज्यादा है, उसे इंक्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, अब जो ये एग्जाम्पल था, अब आपको समझ में आ जाएगा कि इनपुट तो मैंने 33% से यूज किया, ये भी 33 हो गया, इनपुट मैंने 25 से किया, तो ये भी 25 हो गया। ठीक है, अगर इनपुट मैं क्या कर रही हूँ, 16% से यूज कर रही हूँ, बट मेरा बढ़ना केवल 9% है, दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ठीक है, समझ में आया, कंप्लीट चैप्टर आ गया होगा समझ में। अगर आप इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आपको ₹9 पर पीडीएफ चार्जेस है। ठीक है, तो आप टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने के लिए यूट्यूब पे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं कि एक्सप्लेन द प्रोडक्शन फंक्शन विद द टू वेरिएबल दैट मींस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन फंक्शन विद द टू वेरिएबल इनपुट्स एंड द ग्राफ, जो मैंने आपको तीनों स्केल बताई हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मार्जिन। ये अभी आपका ना कॉस्ट वाले चैप्टर में आएगा, तभी मैं बता रही थी कॉस्ट और प्रोडक्शन एक दूसरे के इंटरलिंक कर रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट आउटपुट लेवल क्या होता है, समझ में आएगा जब हम क्या कर रहे हैं, बराबर बराबर आउटपुट कर रहे हैं इनपुट यूज करके। अब यहाँ पे क्या आएगा, इकोनॉमिक एंड डिस इकोनॉमिक टू स्केल, ये आपका नेक्स्ट आपकी 9th यूनिट है। ठीक है, वहां पर भी आएगा। ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि मैं ये बता सकूं कि आपको ये चैप्टर आपका 9th चैप्टर के लिए भी बेस है। गॉट इट, समझ पा रहे हैं। हाँ जी, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है,